इमिग्रेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके लिए भी आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी। ये सिस्टम पहली बार देखा यार, कंप्यूटराइज्ड करेंसी एक्सचेंज। तो भाई देख लो यार कितना तरक्की कर गया है हांगकांग। और बसेस ज़्यादातर देखो यार यहाँ पे कैसे डबल डेकर वाली बसेस चलती हैं, मोस्टली सभी बसेस यहाँ पे ऐसे ना सामान रखने की जगह बनी हुई है बस में, और फिर ऊपर जाने के लिए ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से शुरू होता है, पहले बाथरूम आ जाएगा खुलते ही, ठीक है। बाथरूम में कोई खिड़की नहीं है, बाथरूम से बेड का नज़ारा है और बेड से बाथरूम का नज़ारा है, ठीक है। और ये बेड आ गया। थोड़ा जल्दी में हूँ अभी के टाइम पे मैं हूँ ताइपेई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ताओयुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताइपेई जो कि ताइवान की कैपिटल है। और यहाँ से मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ हांगकांग की, एयरलाइन यूज़ कर रहा हूँ मैं, हांगकांग एयरलाइंस। चलो भाई चेक इन हो गया, सिक्योरिटी इमिग्रेशन सब हो गया। यहाँ पे ना पानी के लिए ऐसे बढ़िया भरने के लिए जगह बनी हुई है जहाँ से आप पानी रिफ़िल कर सकते हो। सही है यार, बड़े बड़े काउंटर्स बने हुए हैं, मतलब 10-10 काउंटर एक साथ। और ये अभी मैं ड्यूटी फ्री है, ड्यूटी फ्री क्रॉस करता हुआ गेट की तरफ जा रहा हूँ। फटाफट हो गया सारा काम, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ज़रा एक बार मैं गेट पे पहुँच जाऊँ, फिर आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्या है वीज़ा का प्रोसेस और क्या है इसका इमिग्रेशन का प्रोसेस, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं ताइवान में भी जब एंटर हुआ था, वीज़ा फ्री एंटर हुआ था, तो निकलते हुए क्या दिक्कतें आई भी या नहीं आई, सब कुछ बात करते हैं। अभी ज़रा एयरपोर्ट देख लो, एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है वैसे ताइपेई का। भाई यहाँ पे देखो वेटिंग एरिया भी ना, जो मतलब गेट के ऊपर वेटिंग एरिया बने होते हैं, कितने बढ़िया साफ़ सुथरे बने हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई लाउंज हो। तो अभी ना एक एयरपोर्ट लॉन्ज है, इसका नाम है ओरिएंटल एयरपोर्ट लॉन्ज। काफ़ी सही है, काफ़ी शानदार है, और खाना देखो फ्री में। तो एयरपोर्ट लॉन्च होते हैं, मतलब हर एयरपोर्ट पे मिलते हैं ज़्यादातर आपको, इंटरनेशनल पे भी डोमेस्टिक पे भी। इनको यूज़ कैसे करते हैं, काफ़ी बार मैंने वैसे वीडियोस में बताया है कि कुछ कार्ड्स होते हैं, जैसे अच्छे कार्ड अगर आप यूज़ करते हो तो उससे आपको फ्री में एंट्री मिल जाती है इनमें। तो मैं एक डाइनर का कार्ड यूज़ करता हूँ, क्रेडिट कार्ड, उससे मेरे को अनलिमिटेड एंट्री मिल जाती है। तो अभी ये ताइपे एयरपोर्ट भी मिल गया, तो मैं यहाँ पे आ गया। टाइम काफ़ी कम बचा है मेरे पास, 15-20 मिनट का टाइम बचा हुआ था, लेकिन मैंने फटाफट से खाना वाना ले लिया। एक बार फटाफट खा पी लेता हूँ, क्योंकि फ़्लाइट में बता रहे थे कि वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। तो मैं कहा यार मुझे बाहर से ही खाना पड़ेगा, तो मैं कहा यार अपना कार्ड है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये खाना वाना खा लूँ, फिर ज़रा एक बार गेट पे जाके आपको सारी कहानी बताता हूँ। बाकी व्यू बहुत शानदार है यहाँ से पूरा ऐसे एयरपोर्ट दिखता रहता है बढ़िया। वैसे यहाँ पे शावर वगैरह भी बने हुए हैं कि अगर किसी के पास, मतलब हर एंट्री में आप 3 घंटे इसके अंदर रह सकते हो, और अंदर शावर वगैरह ही बने होते हैं। कई बार तो आपको प्राइवेट रूम भी मिल जाता है रेस्ट करने के लिए, इसमें नहीं है, इसमें शावर्स हैं बढ़िया शानदार। आप शावर ले सकते हो, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो 3 घंटे तक, और उसके बाद और खाना पीना जितना मर्जी खा सकते हो, ड्रिंक्स जितनी मर्जी ले सकते हो, लेकिन खाना यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। तो जी बढ़िया खाना पीना हो गया। ये मेरी एंट्री थी इस लॉन्च की, ठीक है। यहीं पे गेट पे ही चेक करते हैं, आपको अपना कार्ड दिखा दो और साथ में आपका बोर्डिंग पास दिखा दो, ठीक है, और एंट्री मिल जाती है। अगर आपके साथ कोई गेस्ट भी हो तो गेस्ट की भी एंट्री हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और नॉर्मली मेरे ख्याल से ये $25-30 के आसपास होता है चार्जेस, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है लॉन्च टू लॉन्च, मतलब इंडियन में हो गए हमारे 2,500 से 3,000 रुपये एक बंदे के। फिर अंदर जाके आप कितना मर्जी खाओ, मतलब आप जितने मर्जी गेस्ट ले जा सकते हो, फिर अकॉर्डिंगली पर बंदा आपको $25 से $30 देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ गेट की तरफ, C10 मेरा गेट नंबर है। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है ये, और बहुत शोर भी करता है। तो बेसिकली आप बात करते हैं सबकी। पहली बात, मैं था ताइवान में मैं वीज़ा फ्री एंट्री किया था, ठीक है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो था ताइवान सीरीज़ का, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैं एंटर कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि मेरे पास शेनिगन वीज़ा था, मतलब मेरे पास रेजिडेंसी है वहाँ की, ROC बोलते हैं, ठीक है। वो थी, उसके बेस पे मुझे 2 हफ्ते के लिए एंट्री मिल गई थी। आज गाने बजा रखे हैं, उसकी बेस पे मुझे 2 हफ्ते के लिए एंट्री मिल गई थी, ठीक है। तो 14 दिन का मेरे पास वीज़ा था। उसके बाद मेरे को एक बार, अगर मेरे को और एक्सटेंड करना है तो मेरे को एक बार बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके बाद दोबारा मैं 14 दिन के लिए अंदर फिर से आ सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए इतने दिन एनफ थे, क्योंकि ताइवान एक छोटी सी कंट्री है, एक आइलैंड है, ठीक है, और इतने दिन मुझे एनफ थे। तो बाहर निकलते हुए मैंने अपना 14वें दिन पे ही एग्ज़िट किया, और इमिग्रेशन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने फटाफट से स्टैंप मारी, ठीक है। सिर्फ बस मेरा पासपोर्ट देखा और बोर्डिंग पास देखा, तो स्टैंप मारी और जाने दिया। इसके बाद बात आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी पे वैसे तो आमतौर पे मेरे पास बहुत सारे कैमरास होते हैं, तो मेरे सारे बैग खुलवाते हैं, लेकिन इस बार बड़ा सही था, इन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, कोई भी बैग नहीं खुलवाया, फटाफट से जाने दिया। इवन लैपटॉप भी बाहर नहीं निकलवाया, तो बहुत ईजी था वो सीन। अच्छा, अगर आप बात करें हांगकांग की, कि हांगकांग का वीज़ा प्रोसेस क्या होता है। देखो, हांगकांग वैसे तो पार्ट है चाइना का, SAR एरिया बोलते हैं, मतलब इसको सुपरवाइज चाइना ही करता है, मतलब ऑफिशियली ये चाइना का ही पार्ट है। लेकिन
लेकिन यहाँ पे एंटर करने के लिए अभी बीच में है, क्योंकि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था, ब्रिटिश ने कॉलोनाइज़ किया हुआ था इसको, और उसके बाद उन्होंने इसको चाइना को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन उन्होंने 50 साल का एक टाइम फ्रेम रखा कि इतना टाइम लगेगा, तब तक ये पूरा इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं रहेगा, ना ही चाइना का पार्ट रहेगा, मतलब ट्रांसफ़र होने में 50 साल का टाइम लगेगा, और तब तक हांगकांग एज अ कंट्री बिहेव कर सकता है। हालांकि यहाँ की मिलिट्री वगैरह वो सब चाइना ही हैंडल करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मतलब यहाँ तक हांगकांग में एंटर करने के लिए आपको चाइनीज़ वीज़ा नहीं चाहिए होता, आपको हांगकांग का ही वीज़ा चाहिए होता है। और अच्छी बात ये, हांगकांग और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और हांगकांग काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली भी है। तो हांगकांग इंडियंस को एक स्पेशल प्रिविलेज देता है कि आप सिर्फ बिना वीज़ा के भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन आपको एक लेटर की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं ट्रैवल ऑथराइजेशन लेटर। ये लेटर आप एक ऑनलाइन वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है हांगकांग की, उससे निकाल सकते हो। मतलब आप भरोगे फॉर्म, उसमें आपको 15-20 मिनट लगेंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल वो मांगता है, और डिटेल आपको सारी A to Z बिल्कुल जैसे आपके पासपोर्ट पे हो वैसे डालनी पड़ती है। अगर थोड़ी बहुत भी इधर उधर होगी ना तो आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर आपको बोर्डिंग के टाइम पे दिक्कत आती है। तो वो सारी जैसी आप डिटेल डालते हो, उसके बाद जैसे आप सबमिट करते हो, तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो तुरंत ही आपका वो एक प्री अराइवल फॉर्म निकल के आ जाता है। उसका प्रिंट आउट लेके, उसके ऊपर बार कोड भी होता है, उसका प्रिंट आउट लेके वो आपका वीज़ा बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और उसके बाद एक बार अगर आपका ये प्री अराइवल फॉर्म निकल जाता है तो ये आपका 6 महीने तक वैलिड होता है। इसके बाद आप हर एंट्री पे आप जितनी मर्जी एंट्री ले सकते हो हांगकांग के अंदर, और हर एंट्री पे आप 14 दिन हांगकांग में रह सकते हो, ठीक है। मेरा प्लान ज़्यादा दिन नहीं है हांगकांग रुकने का, क्योंकि हांगकांग एक बहुत ही महंगी कंट्री है, ठीक है। वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम होटल भी $50 के आसपास मिलता है, $50-60 का, ठीक है। मैंने भी बुक कर रखा है, आपको दिखाऊंगा कैसा बुक किया मैंने, एक एयरबीएनबी बुक कर रखा है। लेकिन और है भी इतना बड़ा नहीं है, मतलब एक शहर ही है, ठीक है। आप एक दिन में भी पूरा घूम सकते हो। अभी आपको दिखाऊंगा जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। बाकी अपने प्लेन हमारा वो खड़ा हुआ, छोटू सा प्लेन है, ठीक है। एयरलाइन ही अच्छी है, मतलब काफ़ी रेप्यूटेड एयरलाइन मानी जाती है। तो इसमें हमारे को लगेज भी इंक्लूडेड मिल गया, और साथ में इसका मैं प्राइस नीचे डाल दूँगा, मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारा ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत फ्लाइट्स कराता रहता हूँ, तो एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बाकी अराउंड होगा मतलब 10 से 1000 के आसपास इसकी फ्लाइट होगी। इसमें हमारे को लगेज भी मिला है 30 किलो का, और साथ में हमारे को खाना भी इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये सीन हो गया। बाकी अभी बोर्डिंग स्टार्ट होगी है हमारे गेट पे, मैं ज़रा चेक इन का बोर्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे की कहानी मैं साथ साथ बताता रहूँगा। बाकी चेक इन के टाइम पे इन्होंने मेरे से 2 ही चीज़ें मांगी, मतलब पासपोर्ट हो गया, ठीक है। टिकट इनकी अपने आप निकल जाती है, जैसे आप पासपोर्ट उनको देते हो तो उससे वो चेक कर लेते हैं। मैंने वैसे भी वेब चेक इन अपना कर रखा था। फिर इन्होंने मांगा मेरे से वो प्री अराइवल फॉर्म, उसकी जो कॉपी मैं निकाल के लाया था। बेहतर रहता है कि अगर आपको उसका प्रिंट आउट लेके आओ, क्योंकि कई बार ये ई कॉपी नहीं मानते, ठीक है। तो उसके बाद तो थोड़ा वो चेक कर रहे थे कि कितने दिन मेरे को अलाउड है, कितना नहीं है पासपोर्ट पे। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बस पूछ रहे थे कि आपकी कितने दिन आप रहने वाले हो। तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ 2 ही दिन रहने वाला हूँ। वैसे उन्होंने मांगी नहीं थी मेरे से रिटर्न टिकट, लेकिन मैंने फिर भी उनको दिखा दी। मैं कहा ये मेरी एग्जिट टिकट है, मेरी एग्जिट टिकट है मकाऊ से। ये क्या कहानी है मकाऊ और हांगकांग की, ये आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में पता लगेगी, ठीक है। बाकी अभी चेक इन हो रही है, लोग हमारे अंदर जा रहे हैं, तो मैं भी ज़रा प्लेन में बैठ जाता हूँ, पता लगे आपसे बात करने के चक्कर में मेरा प्लेन ही निकल जाए। वो देखो हांगकांग 3:45 दिन की फ़्लाइट ली है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा है। चलो भाई, इंडियन पासपोर्ट के साथ एक नई कंट्री एंट्री हो रही है। एक अजीब सिस्टम देखा, देखो यहाँ पे ना नंबरिंग 31 से स्टार्ट होती है प्लेन की। भाई ये अलग ही सिस्टम है। हमारी सीट है 34, विंडो सीट। तो ये है भाई अपनी विंडो सीट 34 नंबर। एक मेरे को ना बाहर प्लेन खड़ा दिखाई देखो ये ईवा एयर है, आई थिंक ये यहीं की एयरलाइन है, साउथ ईस्ट एशिया की। लेकिन प्लेन के ऊपर देखो कैसे भाई अलग अलग कार्टून बने हुए हैं, बढ़िया सा, मतलब आर्टिस्टिक सा प्लेन बना रखा है, पेंट कर रखा है। अभी तो टेक ऑफ भी नहीं हुआ, पहले ही भाई एक यहाँ से एयर होस्टेस आई और उसने भाई एक अराइवल फॉर्म पकड़ा दिया है, लिखा हुआ है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हांगकांग अराइवल कार्ड। तो इसमें सारी डिटेल भरनी है, फैमिली नेम, ये वो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ये वो, सिग्नेचर। यहाँ पे इसके पीछे भी एक कॉपी है इसकी, और पीछे एक और इसमें बना हुआ है, यहाँ पे इनकी स्टैंप वगैरह लगेगी, स्पेसिमेन, ये सब कुछ चाइनीज़ मैंड्रिन में लिखा हुआ है। तो ज़रा ये भर लेते हैं, फिर वहाँ पे जाके ज़्यादा टाइम लगेगा, फटाफट काम हो जाएगा। जहाज़ तो हवा में आ गया है, और रिफ़्रेशमेंट के नाम पे ये मिला है, बर्गर टाइप से है और पानी की बोतल। मुझे लगा था कुछ अच्छा मिलेगा, पर जो है यही है।
लो जी, सवारी पहुंच गई है हांगकांग। कुछ ऐसे आइलैंड्स दिख रहे हैं बहुत सारे। ओके तो जी, सवारी पहुंच गई है हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ़्लाइट बहुत कम ही देर की थी क्योंकि ताइवान से हांगकांग की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ताइवान भी काइंड ऑफ चाइना है और हांगकांग तो है ही चाइना। तो 1 घंटा 20 मिनट का फ़्लाइट का टाइम था, ठीक है, और बिल्कुल राइट टाइम पे फ़्लाइट पहुंची है। अब डिपार्चर कार्ड, जो अराइवल कार्ड था, एक्चुअली जो कार्ड हमारे को मिले ना उसमें 2 कार्ड थे, एक अराइवल कार्ड है, एक डिपार्चर कार्ड है, ठीक है। अराइवल कार्ड अभी चाहिए होगा और डिपार्चर कार्ड जब मैं हांगकांग एग्ज़िट करूँगा तब चाहिए होगा, ठीक है। तो अब दोनों मैंने भर लिए थे फ़्लाइट में, और अब बस भीड़ चली जा रही है, ठीक है। सब लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, और इमिग्रेशन पे देखते हैं। तो भाई डिबोर्डिंग गेट से अब इमिग्रेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके लिए भी आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी। जी हाँ, ये चीज़ मैंने पहली बार देखा। बड़े बड़े एयरपोर्ट पे गया हूँ लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है। और हर 1 मिनट में ट्रेन आती रहती है, ऐसी मेट्रो ट्रेन टाइप से है, शटल ट्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये हमारे को लेके जाएगी पासपोर्ट कंट्रोल तक, या फिर अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट भी है तब भी आपको यही लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अलग फ़्लाइट्स के टाइम दिखा रहा है, वो एयर इंडिया दिख गया। हाँ ठीक है। Stand clear of train doors and please hold the handrail. ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है M1 W1, और उस साइड पे अब तो मैंडरिन में आ गया, इमिग्रेशन, बैगेज रिक्लेम, mainland/मकाओ और ट्रांसफ़र डेस्क। ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी भाई। चलो अब इसके बाद ये सीढ़ियाँ उड़ के ऊपर जाओ दोबारा से, और ऊपर जाके हमारा होगा इमिग्रेशन। तो जी ये पीछे रहा इमिग्रेशन, ये रही बैगेज बेल्ट। भाई आपका पहुँच गया बैगेज बेल्ट पे, इसका मतलब इमिग्रेशन हो गया। 2 मिनट भी नहीं वेट करना पड़ा, सीधा सीधा नंबर आ गया। डॉक्यूमेंट्स के नाम पे जो उन्होंने मांगा, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास वापस कर देते हैं, नहीं चाहिए होता। उसके बाद प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, जिससे मुझे 6 महीने के लिए एंट्री मिल जाती हैं, वो मांगा। साथ में जो अराइवल कार्ड, जो मेरे को यहाँ पे आने के बाद फ़्लाइट में मिला था, अराइवल कार्ड, वो मांगा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वही फ़ोटो मिलाते रहे और अपना ऑनलाइन चेक किया। उसके बाद अराइवल कार्ड में से उन्होंने एक कार्ड उन्होंने रख लिया, अराइवल कार्ड, एक डिपार्चर कार्ड था, वो मुझे वापस दे दिया, और वो मुझे संभाल के रखना है जब तक मैं एग्ज़िट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद एक मेरे को उन्होंने और स्लिप दी है, उस स्लिप के ऊपर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं किस डेट तक यहाँ पे रह सकता हूँ। तो 14 दिन के लिए हम इंडियंस को यहाँ पे एंट्री मिलती है वीज़ा फ्री। तो मेरे आज की डेट से 14 दिन बाद की उन्होंने डेट लिख के दे दी है कि मतलब कंप्यूटराइज्ड है कि इस दिन तक इस बंदा यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो बाकी वजह रहना सिर्फ 2 दिन ही है, 2 या 3 दिन। मैं यहाँ से मकाऊ चला जाऊँगा, लेकिन ये दोनों कागज़ बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप संभाल के रखो अपने पासपोर्ट के साथ साथ। तो अभी बस बैगेज की बेल्ट की इंतज़ार है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से सबसे सस्ता तरीका क्या होगा मेन सिटी में जाने का, क्योंकि ये एयरपोर्ट मतलब आइलैंड, काफ़ी सारे आइलैंड से मिल के बना हुआ है ये सारा ना। एयरपोर्ट भी इनका अलग ही बना हुआ है, तभी तो जैसे हम फ्लाइट से उतरे और उसके बाद इमिग्रेशन तक आने के लिए भी हमारे को मेट्रो ट्रेन लेनी पड़ी। तो वो एक दूसरे आइलैंड पे था, इनका टर्मिनल, एक टर्मिनल दूसरे आइलैंड पे है, तो इस टाइप से इनका सारा सिस्टम बना हुआ है। तो अभी हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे को मेन हमारी जो एकोमोडेशन है वो कहाँ पे है, ठीक है। मतलब एयरपोर्ट से हम कैसे जा पाएंगे। टैक्सी वगैरह तो बहुत महंगी पड़ेगी, मुझे पता है यहाँ की। तो कोशिश करते हैं कि बस या फिर मेट्रो, MRT, जो भी ट्रेन वगैरह चलती है उससे पहुँच पाएँ। तो आपको वो भी दिखाता हूँ सब कुछ कैसे होता है। सिम कार्ड का भी हम देखते हैं बाहर जाके। वैसे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुकने का सिर्फ 2 दिन का है, 2 दिन हांगकांग, 1 दिन मकाऊ। तो देखते हैं अगर कोई सस्ता सिम कार्ड मिलता है 3 दिन के लिए तो सिम कार्ड लेंगे, नहीं तो मोस्टली जगह पे ना मतलब वाईफाई भी मिल ही जाता है, मतलब एयरपोर्ट पे मिल जाता है, और साथ में फिर आप बस स्टैंड पे ही मिल जाता है, बसेस में मिल जाता है, ट्रेन में ही मिल जाता है। तो देखते हैं अगर सस्ते में मिल जाएगा तो सिम कार्ड का भी आपको बताता हूँ, और बाकी फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके शहर तक कैसे जाना है वो भी बताता हूँ। और उसके बाद जो एकोमोडेशन यहाँ पे मिलती है, सस्ती एकोमोडेशन कैसे ले सकते हो वो भी आपको दिखाता हूँ। बैगेज ले लूँ ज़रा मैं अपना। बाकी मुझे पता है काफ़ी लोग ये सवाल पूछेंगे कि अगर हम इंडिया से आ रहे हैं या फिर हम किसी और कंट्री से आ रहे हैं तब भी क्या प्रोसेस सेम रहता है। तो उसका जवाब है हाँ, नो मैटर आप कौन सी कंट्री से आ रहे हो, आपको सिर्फ 14 दिन के लिए यहाँ पे एंट्री मिलती है। चाहे आप इंडिया से आओ, चाहे आप बांग्लादेश से आओ, या चाहे आप कहीं मर्जी से आओ, मिलेंगे आपको 14 दिन। या फिर अगर आपको लंबा रुकना है तो आप वीज़ा लेके भी आ सकते हो। वीज़ा फ्री 14 दिन ही मिलेंगे, आप किसी भी कंट्री से यहाँ पे आ सकते हो। डायरेक्ट फ़्लाइट हो, ट्रांजिट हो, कोई चक्कर नहीं है। और बाकी अगर आपकी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है 24 घंटे के अंदर तो आपको ये वीज़ा भी नहीं चाहिए होता, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं चाहिए, आप सीधा ही अपना कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके आगे जा सकते हो। भाई यहाँ पे ना एयरपोर्ट पे एक करेंसी एक्सचेंज की मशीन लगी हुई है। तो यहाँ से देखो मैं अपने यूरोज़ डाल रहा हूँ इसके अंदर, और यूरो यहाँ पे देखो बढ़ते जा रहे हैं। 20-20 के नोट डाल रहा हूँ ना, यहाँ से बढ़ जाता है।
और फिर उसके बदले में मुझे कितने हांगकांग डॉलर्स मिल रहे हैं वो दिखा रहा है। ये सिस्टम पहली बार देखा यार, कंप्यूटराइज्ड करेंसी एक्सचेंज। ये और डाल देता हूँ। तो मैं अभी के लिए ना 80 यूरो डाल रहा हूँ, ठीक है। 80 यूरो के बदले में मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितने पैसे मिलेंगे। ये बड़ा तगड़ा सिस्टम है भाई, बहुत तरक्की कर गया। 633 डॉलर दिखा रहा है, तो कंफर्म कर देते हैं। बगल में वैसे पूरी एक्सचेंज भी बनी हुई है, वहाँ से भी ले सकते हैं। अरे मशीन अब पैसे गिनने लग गई। यहाँ से कॉइन्स मिलेंगे, यहाँ से कैश आउट मिलेगा। बड़ा सही सिस्टम है यार। 633 प्लीज़ कलेक्ट योर नोट्स। ठीक है भाई, ये आ गई हमारी करेंसी। अरे सिक्के भी आ गए भाई, सिक्के भी, चवनियाँ ववनियाँ भी आ गई बहुत सारी। और ये आ गई रसीद। तो भाई देख लो यार कितना तरक्की कर गया है हांगकांग, ठीक है। बिल्कुल ही कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया। और ये कुछ इस टाइप का नोट मिला है, इसमें 500 का है और 100 का है और साथ में फिर 10-10 के हैं। तो यहाँ की करेंसी को बोलते हैं हांगकांग डॉलर्स। और इंडिया के हिसाब से इसका रेट बताऊँ तो इंडिया के 11 रुपये 10.70 यहाँ का $1 होता है, ठीक है। तो वो हिसाब लगा लो। तो अब जब जिस भी चीज़ का रेट बताऊँगा ना, उसको अगर इंडियन में करना हो तो 10 से गुणा कर देना, 10 या 11 से हमारा इंडिया में प्राइस निकल आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर मशीन से अगर हम करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो हमारे को पासपोर्ट भी नहीं दिखाना होता, कुछ नहीं दिखाना पड़ता। अगर नॉर्मली आप वहाँ पे काउंटर पे जाके करवाओगे तो आपसे पासपोर्ट भी मांगते हैं, थोड़ा सा बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है। चलो ठीक है, हमारा काम सस्ते में निपट गया। अब जरा सिम कार्ड का सीन देखते हैं। तो करेंसी एक्सचेंज के बगल में ही ना यहाँ पे एक इसकी भी दुकान बनी हुई है सिम कार्ड की। और यहाँ पे हमारे को जो समझ आया 3 दिन के लिए हमारे को चाहिए था। तो मैंने इनको बोला कि कोई ऐसा सिम कार्ड दो जो 3 दिन चल जाए और साथ में हमारा मकाऊ में भी चले और हांगकांग में भी चले। तो इन्होंने हमारे को ये वाला बताया, कह रहे सस्ते से सस्ता हमारे पास ये आता है। हांगकांग 58 डॉलर्स का है और इसमें आपको 10 दिन के लिए 12 GB डेटा मिलेगा। तो मरता क्या ना करता, करना ही पड़ेगा। वैसे ताइवान में भी ना क्या हुआ था कि मैंने एयरपोर्ट से नहीं लिया, मुझे लगा महंगा होगा, एयरपोर्ट पे जाके ले लूँगा। पर बाद में घूम फिर के भी लिया तो वही रेट पड़ा था। तो यहाँ पे मैं कहा चलो रिस्क नहीं लेते। लगभग 600 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, 10 दिन के लिए यहाँ का सिम कार्ड, 12 गीगाबाइट डाटा। ठीक है यार, कोई बात नहीं, भरना ही पड़ेगा। चलो जी, एक ये भी काम निपट गया, सिम कार्ड भी मिल गया, ठीक है। अब हमारे को मतलब कहीं भी जाना है तो डायरेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है जब आपके पास लोकल सिम कार्ड आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ से मैंने पता किया कि मेन सिटी में जाने का क्या तरीका है। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका है कि भाई यहाँ से आप ये पीछे हाई स्पीड यहाँ की वो चलती है मेट्रो ट्रेन, ठीक है, वो ले सकते हो। एयरपोर्ट एक्सप्रेस बोलते हैं उसको, लेकिन महंगी होती है भाई वो, ठीक है। और मेरे को एक सस्ता ऑप्शन समझ में आया, यहाँ से बस भी जाती है डायरेक्ट सिटी के लिए, ठीक है। 821 उस बस का नंबर है, तो वो भी ले सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बस ही ले लें, ठीक है। बस के लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा, मतलब इस एयरपोर्ट के दूसरी साइड पे बस का टर्मिनल बना हुआ है, मेट्रो का यहीं से ही है। तो बस ही ले लेते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। जहाँ पैसे बच सकते हैं बचा लेते हैं। हांगकांग बहुत ही महंगा ट्रैवल होने वाला है। तो भाई ये एयरपोर्ट से बाहर निकला है, भरना पड़ेगा, ले आ अंदर। और ना यहाँ पे पैसे पूरे बस के काउंटर्स बने हुए हैं, लिमोजीन बोलते हैं यहाँ पे, लिमोजीन काउंटर। तो देखो A11 A12 ऐसे करके पूरे काउंटर बने हुए हैं। हमें जो बस लेनी है उसका नंबर है 821। और बसेस ज़्यादातर देखो यार यहाँ पे कैसे डबल डेकर वाली बसेस चलती हैं। मोस्टली सभी बसेस ये एयरपोर्ट वाली जो हैं ये डबल डेकर वाली हैं। भाई काफ़ी तरक्की कर चुका है यार ये तो। बाकी पेमेंट का देखते हैं इसके अंदर। हमने अभी तक कोई कार्ड वगैरह नहीं बनवाया हुआ है, कैश है। इसके अंदर कैश चलता है नहीं चलता क्या है, धीरे धीरे करके पहला दिन तो इसी में समझ लग जाता है ये कंट्री को समझने में। A22 भी दिख गई मुझे, हमने जाना है A21 में। हाँ, A21 का काउंटर दिख गया मेरे को। चलो सही है, ये ठीक है। अरे तो लाइन लगी हुई है भाई, हमारी वाली बस के लिए तो लंबी लाइन है भाई। बस तो आ गई, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कैश नहीं चलेगा। अगर कैश दे रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए, खुले बुल्ले वापस नहीं मिलेंगे, जितने दोगे उतने रख लेंगे हम। तो कार्ड देख रहा हूँ, वीज़ा कार्ड चल जाता है यहाँ पे, तो वीज़ा कार्ड से देखते हैं पेमेंट हो जाए। उसके लिए भी एक कार्ड पे एक ही बंदे की पेमेंट हो पाएगी। वो तो गई भाई कार्ड से पेमेंट। यहाँ पे ऐसे ना सामान रखने की जगह बनी हुई है बस में, और फिर ऊपर जाने के लिए ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। भाई बहुत पैसे काट लिए, $35 कटे। भाई डबल डेकर बस है तो इसमें सीट बहुत सारी हैं। बाकी लिखा हुआ आ रहा था कि वाईफाई भी है, और वाईफाई कनेक्ट हो गया है, बस भी चल पड़ी।
पूरी तो नहीं भर पाई थी लेकिन चल पड़ी भाई। तो पैसे कटे हैं, इसमें कटे हैं हमारे $35 यहाँ के हांगकॉन्ग डॉलर। इंडिया में हो गए 350 रुपये के आसपास, 400 रुपये। ये हमारा बस स्टॉप है, A21 बस नंबर, जहाँ बस ने हमारे को उतारा। और एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है कंफर्ट बिल्डिंग, ठीक है, कंफर्ट बिल्डिंग। इसमें हमारा अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट नहीं मतलब रूम है हमारा, ठीक है। 3rd फ्लोर पे जाना है, ऊपर चल के आपको रूम भी दिखाता हूँ। तो लिफ्ट से निकल के ना कुछ इस टाइप का, मतलब पूरे ऐसे बिल्डिंग है। यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें बनी हुई हैं, हनमी एयर करके दुकान है, यहाँ पे कुछ अलग दुकान है, और यहाँ पे हमारा अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के अंदर हमारे को सिर्फ एक कमरा मिला हुआ है, पूरा अपार्टमेंट हमारा नहीं है। इसका नाम है एयरी स्टे, ठीक है। अंदर आते ही तो इसमें ऐसे बस बिग फ्रिज है, ये हमारा नहीं है, मतलब ये एक कॉमन एरिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लगेज स्टोरेज का बना हुआ है, आप यहाँ पे अपना सामान बांध सकते हो यहाँ के साथ, ठीक है। फ्रिज वगैरह लगा हुआ है, यूज़ कर सकते हैं, सब कॉमन एरिया है। और इसके इधर आके हमारा आता है रूम। तो यहाँ से होती है हमारी रूम की एंट्री, ठीक है। रूम पे ऊपर ही लिखा हुआ है इंडियन मोटरसाइकिल, इनको पता था क्या इंडियन आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने कोड दे रखा था हमारे को, कोड एयरबीएनबी से आ जाता है, वो कोड डाल के रूम खुलता है। और रूम यहाँ से शुरू होता है, पहले बाथरूम आ जाएगा खुलते ही, ठीक है। बाथरूम में कोई खिड़की नहीं है, बाथरूम से बेड का नज़ारा है और बेड से बाथरूम का नज़ारा है, ठीक है। और ये बेड आ गया, ठीक है भाई, मतलब इतना रूम यहाँ से शुरू हुआ, ये बेड, ये यहाँ का बाथरूम, ठीक है। अब इस रूम की भी कीमत लगाओगे ना, ये भी मतलब मैंने सस्ते से सस्ता रूम ढूंढा, सस्ते से सस्ता मिल जाए और मतलब कंफर्ट भी ठीक ठाक मिल जाए। तो इस रूम के लिए पे करने पड़े 50 यूरो, जो कि अपने इंडियन में हो गए लगभग 4700-4800 रुपये, 5000 लगा दो यार, मोटा मोटा 5000 रुपये एक रात के इस कमरे के। कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस। और फैसिलिटीज़ के नाम पे आपको बेड मिल गया, एक बाथरूम मिल गया। ये क्या लगा हुआ है? अच्छा, इसमें हेयर ड्रायर है एक, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल है, 2 आपको गिलास दे दिए, थोड़े नैपकिन मिल गए, बाकी टावल हैं अंदर, और बॉडी वॉश वगैरह जो मतलब बेसिक टॉयलेटरीज होती हैं वही हैं। और रेट है 5000। तो भाई यही सीन है हांगकांग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हांगकांग बहुत महंगा है और यहाँ पे तरीके से रहना पड़ता है। हॉस्टल्स वगैरह भी हैं, ठीक है, लेकिन हॉस्टल्स अगर आप अकेले अकेले आ रहे हो तो हॉस्टल में भी रह सकते हो। हॉस्टल का जो रेंट है वो भी इतना ही पड़ता है, मतलब 25 से 30 यूरो के आसपास पड़ता है, मतलब 2500 के आसपास, ठीक है। और हम क्योंकि 2 लोग हैं तो हमारे को भी यही इतना ही पड़ जाता है। अगर हॉस्टल लेंगे तब भी इतना पड़ेगा, रूम ले ली तो भी इतना पड़ेगा। रूम में ये है कि अपनी चलो सिक्योरिटी होती है, अपनी प्राइवेसी हो जाती है, सामान वामान भी इधर उधर फैला लो और कोई दिक्कत नहीं। तो हम 2 दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं और यहाँ के हम 10,000 रुपये दे रहे हैं। बाकी अच्छी बात ये है कि हमारा जो ये रूम है ये लोकेटेड बड़ी अच्छी, मतलब मेन पोश एरिया में है, जो मेन यहाँ का टूरिस्टिक एरिया है, मेन जो डाउनटाउन एरिया है। तो अभी हम जैसे थोड़ा सामान रख के थोड़ा सेटल हो जाते हैं, उसके बाद अब एक आपको बाहर भी देख लूँगा। पहले इंप्रेशन लेते हैं हम हांगकांग के कि हांगकांग दिखता कैसा है, और साथ ही में कोई सस्ती डिनर की जगह भी ढूंढ लेते हैं। तो ये एक पीछे दुकान मिली है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल नहीं रहे थे, बारिश भी हो रही है तो हम इतना ढूंढ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, रात का टाइम भी हो गया था। तो एक दुकान मिली है जहाँ से हमने लिया है डोनर कबाब। एक तुर्किश दुकान थी जहाँ पे तुर्किश कुजीन मिलती है, तो वहाँ पे कबाब और पिज़्ज़ा मिल रहे थे, मतलब कबाब वाले रोल्स। तो वेजिटेरियन भी मिल गया और चिकन वाला भी मिल गया, लेकिन महंगा बहुत है। जो चिकन वाला है उसका प्राइस लगा हमारे को $65, $65, मतलब हो गए हमारे 700 रुपये। 700 रुपये का भाई एक रोल, ठीक है। और वेजिटेरियन वाले का भी लगभग सेम ही था, 600 रुपये का एक रोल। तो भाई देख लो ये हिसाब चलता है यहाँ पे खाने पीने का। बाकी वैसे मार्केट देखोगे तो पूरी जगमग मार्केट है, ठीक है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो भाई एक बार बैठोगे खाना खाने तो 1500 से नीचे आपको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, एक बंदे का। ये तो सड़क पे चलता फिरता, मतलब छोटी सी दुकान थी। यहाँ पे दाल वगैरह भी अवेलेबल थी, मतलब मेन्यू में, लेकिन रेट वही सबका ही था कि एक बार खाने बैठोगे तो आपका 1000 रुपये तो आपका खाने का खर्चा आएगा ही एक बंदे का। तो ऐसे आपसे कुछ रेट चलता है भाई यहाँ पे खाने पीने का। बाकी अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी अच्छे से पूरे हांगकांग को यहाँ पे क्या रेट हैं चीज़ों के वो हम कल दिन में एक्सप्लोर करेंगे। अभी बारिश भी आ रही है और थका भी हुआ हूँ, तो कल आपको अच्छे से सारा एक्सप्लेन कर दूँगा कि यहाँ पे कैसा सिस्टम, मतलब कितना एक्सपेंसिव है हांगकांग बैकपैकर्स के लिए और हम क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। बाकी आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग दोनों लगा होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको वीज़ा के वगैरह के बारे में और हांगकांग कैसे पहुँचा जा सकता है, ठीक है। एंटरटेनिंग इसलिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने मिली जो काफ़ी नई थी, ठीक है। और हांगकांग में
काफ़ी कुछ एंटरटेनमेंट आगे भी आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूरी लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।